हेलो बच्चों, हमारा ज्ञान इंस्टीट्यूट संग्रह में आपका वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 के मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, आज लोग सोल्व करेंगे। जैसे में क्या है, केमिस्ट्री, हमारा टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना है हमको, 17 एमसीक्यू। क्या है, 17 एमसीक्यू। इसमें 17 एमसीक्यू आज लोग हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो एग्जाम इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कंटेंट देख लीजिए, हमारा कंटेंट देख लीजिए कितना अच्छा है। आज देख लीजिए, उसमें चित्र डाल डाल के बताए हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसको पूरा डिटेल से हम लोग समझाएंगे, इसको पूरा डिटेल से हम लोग समझाएंगे कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या नहीं होगा। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कह रहा है कि हीरा, ग्रेफाइट या सोडियम क्लोराइड या तांबा। तो कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस कौन है। तो यह किसका चित्र है, हमारा हीरा का। जिसका राइट आंसर है क्या, हमारा हीरा। तो हीरा क्या है, एक सहसंयोजक है। क्या है, सहसंयोजक ठोस है। और हीरा क्या है, सबसे कठोर धातु है। क्या कठोर पदार्थ है, हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। यह भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में देखो कि इसमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। कह देगा हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड या तांबा। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरा का अपर्तनांक भी पूछ सकता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का बाबू अपर्तनांक होता है 4.42। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है बाबू, 4.42। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बाबू कह रहा है कि लोहे का जो मुख्य ऑक्साइड कौन है। लोहे के बाबू मुख्य ऑक्साइड क्या है बाबू, यह चित्र को आप देख कर पहचान सकते हैं कि यह किसका चित्र है, कि यह किसका चित्र है। तो यह देखिए, कह रहा है ऑप्शन में सिडेराइट, हेमेटाइट या पैराइट या बक्साइट। तो लोहे का जो यह चित्र है किसका है, हमारा हेमेटाइट का। हेमेटाइट का चित्र है बाबू। किसका चित्र है, यह हेमेटाइट का। और जो यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या क्वेश्चन है, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या होगा, हेमेटाइट। लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या होगा, हेमेटाइट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है। SO2 है बाबू, कि SO3 या BF3 या CO2। तो ध्रुवीय यौगिक कौन होगा, तो ध्रुवीय होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ध्रुवीय यौगिक SO2 होगा। क्या होगा, SO2। और यह भी पूछ सकता है कि ध्रुवीय जो अणु है, जो ध्रुवीय अणु है, जो ध्रुवीय अणु है उसके 2 कार्बन है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, यह दोनों क्या है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो यह डबल बॉन्ड से क्या हुआ है, जुड़ा है। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो कितना, 119 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, 119 डिग्री। और इसका संरचना बेंट है, इसकी संरचना बेंट जैसी होती है। वही पूछेगा CO2 एक कैसी संरचना है। CO2 एक प्रकार का कैसी संरचना है, लीनियर है, लीनियर है बाबू। कैसा है, लीनियर। क्या है, सरलरेखीय है। कैसी है, सरलरेखीय है। यानी वहां पर क्या 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। आइए बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, स्टेलर ने, पोलिंग ने, वर्नल ने या लेविस ने।
तो सबने यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर ने दिया। कौन दिया? वर्नर। कौन? वर्नर ने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्नर। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 पे। कह रहा बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड। यह क्या है? बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड है। बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड। यह बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड है। जब बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड को क्या करते हैं? जलीय विलयन में क्या करते हैं? गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। और फिनॉल के साथ NaCl एंड N2 गैस प्राप्त होता है। तो बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म करने से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होगा बाबू? अब इसका आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन में कह रहे हैं कि बेंजीन है, या बेंजाइल अल्कोहल है, या क्लोरोबेंजीन है, या फिनॉल है। तो बाबू यहाँ पर क्या बना है? देखिए बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बना है? फिनॉल बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? फिनॉल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, या सेकेंडरी अल्कोहल, या टर्सरी अल्कोहल, या फिनॉल। तो जो ब्यूटेन डुअल है इसका यहाँ पर क्या है? हमारा संरचनात्मक सूत्र है। कैसा है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसमें क्या कर रहा है? CH3। देखिए बाबू यहाँ पर लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH3 और इसे जुड़ा है एल्कोहल। OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो बाबू यह क्या है? जो अल्कोहल किससे जुड़ा है? CH से जुड़ा है। और CH कितने कार्बन परमाणु से जुड़े हैं? तो CH जितने कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे उतना ही क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। 2 कार्बन से जुड़े होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। 3 कार्बन से जुड़े होंगे टर्शियरी अल्कोहल होगा। और जो 1 कार्बन से जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल का हम दे रहे हैं CH3 माइनस CH2 और क्या हो जाएगा? O एंड H। क्या हो जाएगा? OH। तो जो कार्बन है यहाँ पर, जो कार्बन है वहां पर कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। जो कार्बन वहां पर है तो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा प्राथमिक अल्कोहल। और जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या बाबू है? कितने कार्बन से? 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर है। ये कार्बन यहां पर है बाबू, 1 कार्बन यहां पर है। तो कितने कार्बन से यह कार्बन जुड़ा है? तो यह कार्बन जो अल्कोहल समूह है उस अल्कोहल समूह पे जो कार्बन है वह 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। इसलिए कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी आंसर हुआ। कौन सा अल्कोहल होगा बाबू? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि यह हमारा क्या है? एनोड है बाबू। एनोड। यह क्या है बाबू? कैथोड। KATHOD कैथोड। तो बताइए कैथोड पर कैसा चार्ज रहता है और एनोड पर कैसा चार्ज रहेगा और कैथोड पर कैसा चार्ज रहेगा? तो बाबू एनोड पर हमेशा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। और कैथोड जो है उस पर कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि NaCl के जलीय घोल की वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा गैस मुक्त होता है? जो NaCl है इसमें क्या है? NaCl का जलीय विलयन है। क्या है? NaCl का जलीय विलयन है और इसमें क्या है? वाटर है और इसके साथ वाटर भी है। जब NaCl को हम जल में डालकर वहां पर वैद्युत क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। तो क्या होता है? NaCl क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है।
वही क्या होता है, H2 जो गैस है, H2 गैस है, वो किस में टूट जाता है, वह हमारा टूट कर कहाँ आ जाता है, वह हमारा टूट कर कहाँ आ जाता है, कैथोड, कहाँ आ जाता है, हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है बाबू, जब यहां पर NaCl और H2O का जलीय विलयन कराएंगे तो जो H2 है वह टूट कर चला जाएगा हमारा कैथोड पर, कहां टूट कर चला जाएगा, कैथोड पर। और जो वो है ऑक्सीजन है वह कहां आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा एनोड पर, क्या किस पर आ जाएगा, एनोड पर। तो क्वेश्चन में बाबू क्या कर रहा है कि वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो आप अब लोग बता सकते हैं कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बाबू हाइड्रोजन मुक्त होगा। वही कहेगा कि एनोड पर क्या मुक्त होगा, एनोड पर क्या मुक्त होगा, तो एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा बाबू। तो आप इसका भी आंसर याद करके रखिएगा, यह भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया है, क्या दिया है वेग समीकरण, देखिए दिया है कि K बराबर K इंटू ए, क्वेश्चन में B के पावर कितना है, B के पावर 2। तो कह रहा है कि इसमें अगर वेग क्या कर दिया जाए, वेग 3 गुना कर दिया जाए, वेग क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, और ए की संदर्भता यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, देखिए यहां पर होगा बी होगा, यहां पर क्या होगा बी। यदि बी वेग 3 गुना कर दिया जाए, बी वेग क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए इंटू बी स्क्वायर, तितली का कितना 9, किसका कितना गुना हो गया, यहां पर क्या है ए बी स्क्वायर, इसका कितना गुना हो गया बाबू, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना 9 गुना। तो जब किसी अवक्रिया का वेग समीकरण दिया होगा इस तरह, पूछेगा कि अवक्रिया का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका अवक्रिया कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना, यहाँ पर दुगना कहेगा बाबू तो 2 दूनी 4 गुना, यहाँ 5 कहेगा तो 5 गुना, यहाँ 10 कहेगा तो 10 गुना, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3 गुनी हो जाती है। आइए हम बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अवक्रिया देता है, जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा कैनिजारो अवक्रिया करता है। तो देखिए बाबू यह कैनिजारो अवक्रिया है, क्या है, जब क्या है फिनोल, जब यह बेंजीन है, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का इस तरह का चित्र होता है बाबू, बेंजीन का चित्र बना लिए, बेंजीन का सूत्र होता है, यह हो गया उसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है बाबू। तो कह रहे जब बेंजीन हाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है बेंजोइक एसिड, क्या बनता है बाबू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और उसके साथ क्या बनता है बेंजोइल अल्कोहल। बेंजीहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर बेंजोइक अम्ल बनता है, इसके साथ बेंजोइल अल्कोहल बनता है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगा बाबू, तीन प्रकार का हमारा कैनिजारो रिएक्शन होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा बाबू। यह बेंजीन एल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइल अल्कोहल बनता है। इस ऑप्शन में क्या कर रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, तो CHCO3 HCO HCOOH या CH3COCH3। तो देखिए बाबू इसका आप लोग आंसर देंगे, बताइए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया में भाग ले रहा है, CHO, और यह किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो यह कार्बन से यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H, क्या आ जाएगा H। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू HCHO। तो यह क्या हो जाएगा फॉर्मलाइड का सूत्र है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है, किसका सूत्र है फॉर्मल्डिहाइड। तो कैनिजारो अभिक्रिया देता है
में भाग लेता है तो कौन? ACHO। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। देखिए बाबू यह क्या है, क्वेश्चन दिया है CH3 CHNH2 CH3 और इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर? NH2 CH3 CH3। तो कह रहे कि यूपीएससी नाम क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसका यूपीएससी नाम क्या है? तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, प्रोपिन एमीन आइसोप्रोपिल एमीन या प्रोपिन 2 अमीन या प्रोपिन अमीन। तो आप लोग इसका थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, थोड़ा कमेंट में दीजिए इसका राइट आंसर। देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, प्रोपेन 2 अमीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन। यहां पर क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 2 कार्बन पर कौन जुड़ा है? हमारा क्या जुड़ा है? एमीन ग्रुप जुड़ा है। 2 नंबर पर एमीन जुड़ा है तो इसलिए यहां पर हो जाएगा 2 अमीन, यहां पर हो जाएगा 2 अमीन। और कितने कार्बन परमाणु है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन 2 अमीन क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू, हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन में कह रहा है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। जो सबसे अधिक प्रकृति में जो पाया जाता है वह हमारा सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो सेल्यूलोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर जुड़ा है, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है यह, और यह क्या हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यह भी क्या है, यह हमारा ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है। बाबू यह हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यह भी बहुत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्वेश्चन में दे सकता है मतलब 4 ऑप्शन बनाकर कि इसमें से कौन सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, निम्नलिखित में कौन सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यह ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर हुआ, यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ, यह भी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो प्रकृति, इसका हमारा आंसर हो गया, इसमें सबसे अधिक प्रकृति मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का यह हमारा क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। और क्वेश्चन में ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर को पूछ सकता है। इसको अब आप ध्यान से देख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक है, कौन सा प्रतिऑक्सीकारक है? तो प्रतिऑक्सीकारक वैसे पदार्थ करते हैं, क्या वैसे पदार्थ कहलाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक वैसे पदार्थ कहलाते हैं बाबू जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और उसको बहुत लंबे दिनों तक क्या करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, क्योंकि वह खराब ना हो। जैसे ऑप्शन में दिया है लेटिसिन है प्रतिऑक्सीकारक, या सिट्रिक अम्ल है, या विटामिन ई है, या इनमें से सभी। जो प्रतिऑक्सीकारक हुआ इनमें से सभी हुआ। तो अभी बताएं कि प्रतिऑक्सीकारक क्या करता है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है हमारा, जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे में अचार को लेते हैं, कुछ ऐसे अचार होता है जिसमें सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अचार बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, ठीक रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाबू देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस कौन है? एमोर्फोस सॉलिड कौन है? एमोर्फोस सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस है? तो ऑप्शन में कह रहा है कि P4,
या ग्रेफाइट या प्लास्टिक या NaCl। तो बाबू क्रिस्टलीय ठोस कौन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जो प्लास्टिक है उसमें जो कण होते हैं, प्लास्टिक में जो कण वो क्या करते हैं, निश्चित आकार में व्यवस्थित नहीं होते हैं। वह एक निश्चित मतलब जो संरचना स्ट्रक्चर होता है उनके नहीं होता है। जब भी क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित संरचना होता है, जैसे में P4 का एक निश्चित संरचना होता है, ग्रेफाइट हो गया इसका निश्चित संरचना दिया है, ग्रेफाइट का एक निश्चित संरचना दिया है, वही NaCl का भी एक निश्चित संरचना होता है। और जो प्लास्टिक है उसका कोई निश्चित संरचना नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर होता है हमारे रसायन शास्त्र के अनुसार उसका कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारा प्लास्टिक हुआ और यह हमारे क्या हुआ, ग्रेफाइट के चित्र है। ग्रेफाइट के चित्र होगा। और यह भी बाबू पूछ सकता है जो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु है वो अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जो ग्रेफाइट में बाबू कार्बन परमाणु है वो कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जो ग्रेफाइट के कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या है, BVI है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, यह कितने कार्बन से जुड़े। देखिए वहां पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ, तो यहाँ कहा 3 कार्बन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह आप ध्यान अपने दिमाग में थोड़ा ध्यान से रखिएगा इसको, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि आप लोग इसका थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, यह किसका चित्र है और आप चित्र को देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बाबू आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यह किसका चित्र है। आप लोग बहुत दिन से एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पिंड केंद्रित घनाकार यानी बॉडी क्यूबिक सेल इकाई सेल में परमाणुओं की संरचना क्या है। पिंड केंद्रित घनाकार, घनाकार है ये हमारा, और उसके जो शीर्ष भाग है BCC, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, यह क्या है हमारा। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बाबू एक फलन जो पिंड केंद्रित है, जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या कितना होगा बाबू। तो एक तरफ परमाणुओं की कितनी संख्या है बताइए तो आप। बाबू एक और है ऊपर की ओर BCC में है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है। तो कौन पे सभी को मिलाएंगे बाबू, तो सभी को मिलाकर कितना हो जाएगा, हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू आप इसका आंसर देखिए तो आप क्या जानते हैं इसका आंसर। कह रहे हैं कि घनाकार क्रिस्टल ब्रेवेज जालिकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालिकों की संख्या कितनी होती है। जो घनाकार क्रिस्टल है, जो क्यूबिक है, जो यह किसकी संरचना है, क्यूब है हमारा, क्यूब है। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवेज जालिकों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू कितना है, 1, 2 और 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेवेज घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालिकों की संख्या हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 4। वही कहेंगे कि क्रिस्टल में ब्रेवेज जालिकों की संख्या कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 14। आइए बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। बाबू बताइए कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया है उनमें से किसके कारण घनत्व में कमी आती है। फ्रेंकल दोष के कारण,
शॉर्टकी डोज के कारण, अंतरकाशी डोज के कारण या एफ सेंटर के कारण? इसका राइट आंसर जब बाबू किसी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, घनत्व में कमी आता है, वह एफ सेंटर के कारण होता है। एफ सेंटर के कारण होता है। किसके कारण बाबू? एफ सेंटर के कारण होता है। यह देखिए NaCl है, यहां पर NaCl जो इस तरह का जो मतलब यह सब क्या है, NaCl 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 और यह NaCl। तो यह पूरा संरचना क्या है, NaCl का पूरा संरचना हमारा क्या हुआ है, NaCl और Na प्लस Cl माइनस में टूटा हुआ है। तो Na प्लस क्या है, या Na प्लस या Cl माइनस बाबू, यह Cl माइनस। जो यह कलर है Na प्लस का है, जो यह कलर है क्या है, Cl माइनस। तो बाबू कह रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन गायब हो जा रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन गायब हो जा रहा है। उसके स्थान पर क्या हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, जिसके कारण क्रिस्टल में कमी आ जा रहा है, जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जा रहा है। और यह कमी किस क्या कहलाता है, हमारा एफ सेंटर दोष कहलाता है। एफ सेंटर दोष कहलाता है। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम नीचे दिया है। क्रिस्टल में एफ केंद्र दोष जो एफ सेंटर डिफिशियंस है, डिफेंस है, एक प्रकार की बिंदु दोष है। पूछ देगा कि जो एफ सेंटर दोष है वह कैसा दोष है, तो वह एक बिंदु दोष है। जहां ऋणात्मक आयन, यहां पर ऋणात्मक आयन की जगह जो यहाँ पर Cl माइनस है, Cl माइनस है, वहां की पर ऋणात्मक आयन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल क्या हो जा रहा है, रंगीन देखने लगता है। इसलिए क्या हमारा क्रिस्टल रंगीन देखने लग रहा है। वह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के जो Cl है उसके गायब होने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसके क्रिस्टल में रंग चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? तब बाबू रंग उसका क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू एफ सेंटर। इस नोट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इजी क्वेश्चन भी है। मूलरता को व्यक्त किया जाता है, मूलरता को व्यक्त किया जाता है। तो कह रहे हैं आपसे मोल प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में, मीटर प्रति मोल में, या मोल प्रति किलोग्राम में। तो बाबू मूलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मूलरता को किसमें व्यक्त किया जाता है बाबू? तो क्या होता है, मूलरता का सूत्र होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो देखिए लिख दे रहे इसका सूत्र, मूलरता बराबर होता है मूलरता बराबर पीले की मोलों की संख्या मोलों की संख्या बटे में प्रति केजी विलायक, प्रति केजी विलायक। तब विलय की मोलों की संख्या बटे में प्रति केजी विलायक में घुल है, विलियन में प्रति केजी मतलब
प्रति लीटर बिलियन की मात्रा गुणे तो अब मोलरता को क्या किया जाता है? विलेय की मोलों की संख्या प्रति में प्रति लीटर बिलियन की मात्रा, प्रति लीटर बिलियन की मात्रा। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो घोल कहलाएगा। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो घोल क्या कहलाएगा? तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और इसका जो अणु द्रव्यमान होता है 180 होता है। जो इसका अणु जो द्रव्यमान होता है वह 180 होता है। तो मोल बराबर क्या होता है हमारा? मोल बराबर होता है विलेय के ग्राम विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा क्या है हमारा? ग्लूकोज है। विलेय की मात्रा कितना है? ग्लूकोज कितना है? 18 अब बटे में उसका अणु भार, तो अणु भार कितना है? 180 तो भागा देंगे तो आएगा 0.1। किसका ज्ञात करना है हमारा? मोलरता। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल, मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल बाबू। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलेय का मोल बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बाबू होता है। तब विलेय का मोल कितना है? 0.1 बट्टे में विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1000। विलायक का द्रव्यमान कितना है बाबू? 1000। तो 1000 है तो इसको ग्राम में करने के लिए किससे 1000 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। बाबू दिया है 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो घोल कहलाएगा। तो ग्लूकोज का जो अणु द्रव्यमान होता है 180 होता है और इसका मोल हो जाएगा, मोल बराबर होता है विलेय का ग्राम में मात्रा कितना? 18 बट्टे में उसका अणु भार, बट्टे में 180 दिया है, भागा देंगे तो 0.1। और मोलरता का सूत्र होता है विलेय का मोल बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो 0.1। और जो यहाँ पर क्या है? विलायक कितना है? 1000 ग्राम में दिया है बाबू, जिसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, इसका 1 kg आएगा और 1 kg को यहाँ पर रख देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.1। क्या हो जाएगा बाबू? देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ केजी कह रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। वही लीटर का आएगा बाबू तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.1 मोलर। सॉरी बाबू, वहां पर जो पीछे वाला स्लाइड था उस पर थोड़ा सूत्र में गलती हो चुका है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? उसको आप कमेंट में उसको सही करके आप लोग बताइए उसमें क्या गलत है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है किसी तनु का घोल अणुसंख्य जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पर निर्भर करता है? किसी तनु घोल का अणुसंख्य जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पर निर्भर करता है? विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलेय की कणों की संख्या पर, विलायक की कणों की संख्या पर। तो बाबू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह विलेय की कणों पर निर्भर करता है बाबू, विलेय की कणों पर निर्भर करता है, ठीक है? जो तनु कितना होगा तो वह किस पर निर्भर करेगा बाबू? तो विलेय की कणों की संख्या पर। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिलियन की प्राशरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? किसी बिलियन का जो प्राशरण दाब है निम्नलिखित में से किस पर व्यक्त किया जाता है? तो होता है प्राशरण पाई सी बटे में होता है आरटी, पाई सी बटे में होता है आरटी। प्राशरण दाब का सूत्र है बाबू, क्या होता है? पाई सी बटे में आरटी। किसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन। इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? देखिए पाई बराबर सी आर टी। इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा।
किसी प्राशन दाब के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, पाई बटे में सी बराबर आर टी, या इसको लिख सकते हैं पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, देखिए क्या कह रहे हैं, विद्युत कि वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट CuSO4 के 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, जो विद्युत की वह मात्रा, विद्युत की बाबू वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के 1 मोल से कॉपर को कॉपर को मुक्त करती है, कॉपर सल्फेट से क्या करती है, कॉपर से मुक्त करती है, क्या करती है, कॉपर से Cu+2, और उसके बाद क्या मुक्त होती है हमारा SO4। तो कॉपर से क्या करती है, कॉपर को मुक्त करती है। तो कितना विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितना यूनिट विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 1 फैराडे। कितना बाबू, 1 फैराडे की आवश्यकता होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ क्या परिवर्तन होता है, किसी भी विलयन की जब सांद्रता घटाएंगे तो उसके साथ क्या रिएक्शन होगा। तो बाबू देख लीजिए यहां पर क्या होगा हमारा, कुछ ले लेते हैं सांद्रता, यहां पर सांद्रता, यहां पर सांद्रता, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्या है, हाई है। इस चित्र में जो है पार्टिकल, यहां पर सांद्रता लो है। तो बाबू जहां पर सांद्रता हाई होगी वहां पर विद्युत जो होगा वो बहुत ही कम प्रवाह होगा, और जहां पर सांद्रता बहुत कम होगा वहां पर विद्युत क्या होगा, बहुत हाई प्रवाह होगा। तो क्वेश्चन, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ सांद्रता घटाएंगे तो विद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी मोलर चालकता वहां पर क्या होगी हमारा, क्या होगी, बढ़ेगी। विलयन की जब सांद्रता घटाएंगे तो वहां पर क्या होगा, मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। वही विद्युत में कहेगा तो विद्युत में भी क्या होगा, उसका सेम टू सेम होगा। ठीक है, यह विलयन चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर मोलर क्या होती है, चालकता बढ़ती है। सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है। बाबू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, प्राथमिक सेल नहीं है बाबू, लेकासे सेल, गिल्वेनी सेल, मरकरी सेल या लेड संचायक सेल। तो बाबू जो लेड संचायक है वह हमारा प्राथमिक सेल नहीं है, जो लेड संचायक सेल है वह प्राथमिक सेल नहीं है बल्कि वह द्वितीय सेल है। ल्यूकासे सेल, गिल्वेनी सेल या मरकरी सेल, यह सभी कैसी सेल है, एक प्रकार की प्राथमिक सेल है। कैसी सेल है बाबू, प्राथमिक सेल। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है बाबू, कौन सा ऐसी कारक है जो अभिक्रिया की दर को, यानी अभिक्रिया की जो रिएक्शन की रेट है उसको प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है बाबू। करे ताप, दाब या सांद्रण या इनमें से सभी। तब बाबू जो सांद्रण वाला क्वेश्चन है वो क्या अभी बताए हैं कि विलयन की जब सांद्रण घटेगा तो मोलर चालकता क्या होगी बाबू, बढ़ेगी। तो यह क्या होता है, यह क्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। वही क्या होता है बाबू, यहाँ पर हम लोग पानी के कुछ पानी ले लेते हैं इसमें और यहाँ पर बंद कर देते हैं उसको, यहाँ पर आग दे देते हैं बाबू। तो आग देने से क्या हो रहा है, ताप देने से अब क्रिया क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। जो क्रिया स्लो है वहां पर अब क्रिया क्या होता है, रिएक्शन बहुत अब तेजी से हो गया। ठीक है बाबू, तो यह भी अब क्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है, और यह भी क्या करेगा, प्रभावित करता है। वही हम किसी बंद निकाय में वहां पर कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इस मॉलिक्यूल में अन्य दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और जब इस पर हम लोग प्रेशर डालते हैं बाबू, जब हम लोग इस पर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, आपस में मिश्र होने लगता है। तो अभी क्या करता है, क्रिया की दर को क्या करता है बाबू, प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप भी करता है, दाब भी करता है, सांद्रण भी करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। जो शून्य कोटि अवक्रिया की स्थिरांक क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तब क्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। करें कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है तो क्या होते हैं? 20 से 40 केजी प्रति मोल, 40 से 400 केजी जो जूल है प्रति मोल, 5 से 10 केजी जूल प्रति मोल, या 50 से 100 केजी प्रति मोल। तो बाबू जो भौतिक अधिशोषण है उसमें ऊष्मा की कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो वहां 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। किसमें भाई बाबू? होती है भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में। कह रहे हैं कि बाबू 27 नंबर, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव, जो जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या कहलाता है बाबू? ऑप्शन कह रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनघट्य, उत्प्रेरक, पृष्ठ सक्रिय कारक। तो बाबू जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रिय कारक। बाबू देखिए नोट में दिए हम लोग, याद रखिएगा जरूर, यह नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2 नंबर में ही पूछ सकता है। तो कह रहे हैं कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे पृष्ठ सक्रिय यानी सरफेस टेंट या अपमार्जन डिटर्जेंट कहते हैं। जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं उसे पृष्ठ सक्रिय या अपमार्जक करते हैं, क्योंकि यह जल के अणुओं के बीच के बंधन यानी वहां पर होता है, जल के अणु बना लेते हैं बाबू। जल का सूत्र होता है H2O, तो ऑक्सीजन से यहाँ पर एक बंध हाइड्रोजन, एक बंध यहाँ हाइड्रोजन, तो वहां पर हाइड्रोजन बंध है को कमजोर कर देते हैं, जिससे पानी बेहतर तरीके से फैलकर गंदगी को साफ कर सकते हैं। जो हमारा डिटर्जेंट है वहां पर क्या करते हैं? जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध है उसको कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुरंत मतलब जल्दी ही टूट जाते हैं, जिसके कारण वह गंदगी को आसानी से, जो हमारे कपड़े में होता है या कुछ अन्य जगह भी जो गंदगी होते हैं, कपड़ा हो गया, मतलब डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, उसमें जल के अणुओं को क्या करता है? उसके हाइड्रोजन अणु को क्या करता है? यहाँ पर हाइड्रोजन है जो उसको ब्रेक करता है, जिससे वह जल में आसानी से घुल कर क्या करता है? उसे गंदगी को साफ कर देता है बाबू। तो इसका राइट आंसर पृष्ठ सक्रिय बाबू कारक हो जाएगा, सक्रिय कारक। ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन जल की कोलाइडी विलयन बनाता है? जल में कोलाइडी विलयन कौन बनाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र बाबू है? सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक का सूत्र है। ग्लूकोज C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और बेरियम नाइट्रोजन है, बेरियम नाइट्रेट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन बनाता है? तो जो स्टार्च है बाबू हमारा कोलाइडी विलयन बनाता है। स्टार्च है बाबू जो कोलाइडी विलयन बनाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाले हैं कि कोलाइडी सॉल्यूशन एक विस्मांगी सॉल्यूशन है। कोलाइडी सॉल्यूशन जो है एक विस्मांगी मिक्सचर है, जिससे एक पदार्थ के सूक्ष्म कणों दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले या निलंबित रहते हैं, जो न तो पूरी तरह से घुलते हैं और न ही तल में बहते हैं, बल्कि प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं, जैसे दूध और धुआं। तो यहाँ पर बाबू क्या है? टॉर्च है, लाइट है हमारा, यह हमारा सॉल्यूशन है यानी विलयन है। यहाँ पर हमारा परम क्या है? कोलाइड है। क्या है? कोलाइडी विलयन है।
तो बाबू यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ पर क्या है, यह समांगी विलयन है, हमारा सोल्यूशन है जो समांगी विलयन है। तो यहाँ पर बाबू लाइट मारा है यहाँ पर, तो जो समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण में बाबू क्या होता है, जो उसमें पार्टिकल हो गए, जैसे में हम नमक ले लेते हैं और पानी में घोलते हैं, तो उस पर जब हम फोकस करेंगे तो वहां पर कोई भी कण दिखाई नहीं देगा। और वहीं जब हमारे कोलाइडी जो विलयन होता है बाबू, जैसे में स्टार्ट हो गया हमारा, उस पर लाइट मारेंगे तो वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल क्या करने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। यही क्या होता है, पार्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडी विलयन कहते हैं या कोलाइडी पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन हमारा बाबू स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहे कि कौन सा पैसी कारक है बाबू, कौन सा पैसी कारक है, कह रहे साबुन है या तेल है या सोडियम क्लोराइड है या जल है। तो पैसी कारक इनमें से कौन सा होगा बाबू, तो हमारा साबुन होगा। क्या होगा बाबू, साबुन होगा। और साबुन का फॉर्मूला भी पूछता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साबुन का फॉर्मूला है। तो साबुन का होता है C17 बाबू, देखिए C17 H35 COOA, जिसे हम कहते हैं कि सोडियम एस्ट्रिएट कहते हैं, जिसे सोडियम एस्ट्रिएट कहते हैं। तब पाइसीकरण देखते हैं क्या बाबू होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जो तेल और पानी से आपस में न घुलने वाले तरल पदार्थों को मिलाकर एक स्थिर मिश्रण बनाने में मदद करते हैं। जो पाइसीकरण है बाबू, वे पदार्थ हैं जो तेल और पानी जैसे आपस में न घुलने वाले, तेल और पानी बाबू ख्याल दो कि नहीं घुलता आपस में, तो वैसे पदार्थों को मिलाकर एक अन्य मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, पाइस कहते हैं। और यह क्या कहलाता है, हमारा पाइसीकरण कहते हैं। जैसे साबुन हो गया और अंडे की जर्दी हो गया। तो साबुन हमारे किससे बनता है, तेल, एक तेल होता है, एक कोई ऐसा लिक्विड होता है, तेल होता है, और उसमें क्या होता है, पानी मिलाकर क्या हो जाता है, साबुन को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पाइसीकरण क्या होगा, हमारा साबुन होगा। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बाबू देखिए यह किसका चित्र, आप कैलेमाइन है, यह कैलेमाइन है, कैलेमाइन। बाबू ये कैलेमाइन का चित्र है, किसका बाबू चित्र है, कैलेमाइन। तो कैलेमाइन किस धातु का अक्षयक है, कैलेमाइन किस धातु का अक्षयक है, तो कर एल्युमिनियम का, लोहा का, तांबा का या जिंक का। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है बाबू, इस तरह से हम लोग डेली इस तरह का PDF लगा फोटो समझा कर हम लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा बाबू। ठीक है, और जहां भी कंसेप्ट में आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप कमेंट कीजिए बाबू। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला कंसेप्ट, और वहां पर हम लोग बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। आज हम लोग कहे थे कि 70 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज हम लोग 30 क्वेश्चन करा पाए, क्योंकि आज हम लोग का वीडियो आज लंबा हो चुका है। ठीक है, और अब लोग कल 40 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।